नमस्कार साथियों। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम सांद्रता के अगले पद मोल अंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मोल अंश के बारे में समझते हैं। यह सांद्रता का नामापद है मोल अंश। मोल अंश को अन्य नामों जैसे मोल प्रभाज, अणु भिन्नांक या मोल भिन्न से भी जाना जाता है। तो मोल अंश को मोल प्रभाज, अणु भिन्नांक या मोल भिन्न भी कहते हैं। तो हम मोल अंश के स्थान पर मोल प्रभाज या अणु भिन्नांक या मोल भिन्न भी लिख सकते हैं। परिभाषा देखते हैं। 1 बिलियन में किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि 1 बिलियन में किसी घटक का मोल अंश ज्ञात करना हो तो वह मोल अंश जो होगा उस घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। मोल अंश को x से प्रदर्शित किया जाता है। मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम x से प्रदर्शित करते हैं। दो घटक वाले बिलियन के लिए मोल अंश। माना कोई बिलियन दो घटकों घटक A व घटक B से मिलकर बना है। कोई बिलियन है जिसमें केवल दो घटक हैं। तो एक घटक को नाम दिया गया है घटक A और दूसरे को घटक B। इसमें एक विलय हो सकता है और एक विलायक हो सकता है। इसलिए घटक A के मोल जो होंगे वो होंगे Na, घटक B के मोल होंगे वो Nb। घटक A का मोल अंश जो होगा वो Xa होगा, घटक B का मोल अंश Xb होगा। परिभाषा के अनुसार घटक A का मोल अंश बराबर होगा घटक A के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। घटक B का मोल अंश जो होगा वह बराबर होगा घटक B के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। जिस घटक का हमें मोल अंश निकालना होता है उसके मोल हम ऊपर रखते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, घटक A का मोल अंश निकाला तो घटक A के मोल ऊपर है, घटक B का मोल अंश निकाला तो घटक B के मोल ऊपर है। मोल अंश को सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। तो XA बराबर होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। घटक A का मोल अंश बराबर होगा घटक A के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। इसी प्रकार XB बराबर होगा Nb बटे Na प्लस Nb। यहां पर XB घटक B का मोल अंश है जो बराबर है घटक B के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। एक बात नोट करें, बिलियनों के मोल अंशों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यदि माना कि आपका XA 0.25 है तो हमारा XB जो होगा वो 0.75 होगा, तभी जुड़कर ये 1 के बराबर होगा। आइए अब XA प्लस XB बराबर 1 सिद्ध करते हैं। XA का मान हमें दिया हुआ है Na बटे Na प्लस Nb, ये वाला प्लस। XB का मान हमें दिया हुआ है Nb बटे Na प्लस Nb। ऐसे हम ले लेते हैं Na प्लस Nb। Na प्लस Nb से Na प्लस Nb 1 टाइम डिवाइड हुआ, Na प्लस Nb से Na प्लस Nb 1 टाइम डिवाइड हुआ। Na की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो Na आ गया प्लस, Nb की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो यहां पर भी Nb आ गया।
एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी डिवाइड हो गया, वह भी 1 टाइम, और यहां पर एक आंसर आ गया। माना घटक ए का भार बराबर डब्ल्यू ए, घटक बी का भार बराबर डब्ल्यू बी, घटक ए का अणुभार एम ए, घटक बी का अणुभार बराबर एम बी है। घटक ए के मोल बराबर हो जाएगा घटक ए का भार बटे घटक ए का अणुभार। और घटक बी के मोल बराबर हो जाएगा घटक बी का भार बटे घटक बी का अणुभार। एन ए और एन बी का मान रखते हैं, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एक्स बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसी प्रकार यदि मोलों के स्थान पर आपको भार और अणुभार दिए हों तो इन सूत्रों द्वारा आप मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 3 घटक वाले बिलियन के लिए मोल अंश। माना कोई बिलियन 3 घटकों घटक ए, घटक बी तथा घटक सी से मिलकर बना है। तब कोई बिलियन है, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ हैं, ए, बी व सी। तो इसमें 3 घटक हो गए, घटक ए, घटक बी और घटक सी। तो घटक ए के मोल होंगे एन ए, घटक बी के मोल बराबर एन बी, घटक सी के मोल बराबर एन सी। घटक ए का मोल अंश होगा एक्स ए, घटक बी का मोल अंश होगा एक्स बी, घटक सी का मोल अंश होगा एक्स सी। घटक ए का मोल अंश बराबर घटक ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। घटक बी का मोल अंश बराबर है घटक बी के मोल बटे बिलियन के कुल मोल के। घटक सी का मोल अंश बराबर घटक सी के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। सूत्र के रूप में लिख लेते हैं, एक्स ए बराबर होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स बी बराबर होगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स सी बराबर होगा एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी।
एक पॉइंट नोट करें कि बिलियन में जितनी भी घटक हैं उन सभी के मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है, चाहे घटक पदार्थ 2 हो, 3 हो या 4 हो, उन सभी के मोल अंशों का योग 1 ही आएगा। जैसे हमने एक्स ए को मान लिया 0.3, एक्स बी को मान लिया 0.3, तो एक्स सी होगा 0.4, तभी तो जुड़कर 1 आएगा। ये बात नोट करें। अब आगे देखते हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर 1 है, इस बात को सिद्ध करते हैं। तो पीछे हमने देखा कि एक्स ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और एक्स सी बराबर होता है एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स ए एक्स बी और एक्स सी के इसमें मान रखते हैं, तो हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी से ये वन टाइम डिवाइड हुआ, इससे भी वन टाइम डिवाइड हुआ, और इससे भी ये वन टाइम डिवाइड हुआ। एन ए से वन की मल्टीप्लाई हुई तो एन ए आ गया, प्लस एन बी की मल्टीप्लाई हुई तो एन बी आ गया, प्लस एन सी की मल्टीप्लाई हुई तो एन सी आ गया, और नीचे वाले पद से ऊपर वाला पद वन टाइम डिवाइड हो गया, और हमारा वन आंसर आ गया। आइए अब मोल अंश का एक आंकिक उदाहरण हल करते हैं। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। जल का मोल अंश हमें ज्ञात करना है और एथिल अल्कोहल का हमें मोल अंश ज्ञात करना है। हल करते हैं। जल का भार WA बराबर है 36 ग्राम। एथिल अल्कोहल का भार है WB, जो कि 46 ग्राम है। जल का अणुभार MA जो होता है 18। एथिल अल्कोहल का अणुभार MB जो होता है 46। इन मानों द्वारा हम जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोल ज्ञात कर लेते हैं। जल के मोल Na बराबर WA अपॉन MA। WA 36 और MA 18। Na बराबर आ गया हमारा 2। एथिल
एल्कोहल के मोल NB बराबर WB अपॉन MB। WB 46, MB 46, तो NB का मान आ गया 1। मोलों द्वारा ही मोलंश ज्ञात किया जाता है, इसीलिए हमने पहले ही मोलों के मान ज्ञात कर लिए। जल का मोल अंश ज्ञात करते हैं, तो जल का मोल अंश XA बराबर होगा जल के मोल Na अपॉन बिलियन के कुल मोल Na प्लस NB। तो XA बराबर Na का मान है हमारे यहाँ 2 और 2 प्लस 1। XA बराबर आ गया 2/3 और XA बराबर आ गया 0.67। एथिल एल्कोहल का मूलंश XB बराबर होगा एथिल एल्कोहल के मोल बटे बिलियन के कुल मोल NB अपॉन Na प्लस NB। तो XB बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1। XB बराबर 1/3 डिवाइड करने पर आ जाएगा XB बराबर 0.33। इस प्रकार हमने जल और एथिल एल्कोहल दोनों का मोल अंश ज्ञात कर लिया। आशा है यह लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम हेनरी के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।